नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। पीड़ितों की जान बचाने के लिए जो लोग सामने आते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं? या फिर वो लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, आप उन्हें फरिश्ता कहते हैं या देवदूत कहते हैं? लेकिन मोदी सरकार ऐसा लगता है कि ऐसे फरिश्तों या देवदूतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बल्कि उसका बस चले तो इन देवदूतों और फरिश्तों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो। कल आपने देखा था कि किस तरीके से पप्पू यादव, जो कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो लोगों के बीच में उनकी मदद के लिए कितने सक्रिय थे, लेकिन उनको ये कह के गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है। और अब पप्पू यादव के बाद दिल्ली के जो यानी कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं दिलीप पांडे, उनको दिल्ली पुलिस ने समन भेजा है और ये कहा गया है कि वो दवाइयों का अवैध वितरण कर रहे थे। और मंगलवार को दिलीप पांडे को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा और ये बताया और ये पूछा है कि आप बताइए कि इन अवैध दवाइयों का वितरण कैसे कर रहे थे, जवाब दीजिए। और जिसके बाद दिलीप पांडे ने एक ट्वीट लिखा है और उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ लिखा है इस बात को कि किसी की मदद करना मोदी राज में गुनाह हो गया है क्या। और उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा परिवार है वो कोरोना से पीड़ित था और ऐसे समय में क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं वो आकर हमसे पूछ रहे हैं कि आपने मदद लोगों की क्यों की, जवाब दो। तो दिलीप पांडे ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि मैं एक नहीं बल्कि 1000 बार पीड़ितों की मदद करूंगा, भले ही मुझे मोदी और शाह फांसी पर चढ़ा दे। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन राजनेताओं के खिलाफ ये याचिका दायर की है जो कि अवैध दवाइयों का वितरण कर रहे थे। और साथ में ये भी कहा है कि अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करें। और याचिका में सिर्फ दिलीप पांडे का ही नाम नहीं है बल्कि गौतम गंभीर, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका नाम है। साथ में प्रियंका वाड्रा गांधी का नाम है, कांग्रेस के पूर्व एमएलए मुकेश शर्मा का नाम है। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, ये जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने ये आदेश दिया था कि अगर ऐसा दिल्ली में हो रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और इसी के तर्ज पर दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया है। ये दिल्ली पुलिस ने अपने सफाई में कहा है। अब आपको बता दें कि दिलीप पांडे हो चाहे, और इसमें और लोगों के भी नाम आ रहे हैं, जैसे वीवी श्रीनिवास हैं जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके खिलाफ भी समन आ सकता है अभी थोड़े दिनों में, क्योंकि वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग हर मदद के लिए ऐसे लोगों को टैग कर रहे हैं। तो दिलीप पांडे के साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि हर मुश्किल घड़ी में वो ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई लोगों को पहुंचा रहे थे। यही काम पप्पू यादव कर रहे थे, यही काम वीवी श्रीनिवास कर रहे थे। तो ऐसे लोग, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को रास नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मदद करना मोदी सरकार की राज्य में क्या गुनाह हो गया है, या फिर अगर आपको मदद करनी है तो क्या आपको मोदी सरकार से मदद करने के लिए क्या लाइसेंस मांगना पड़ेगा और किसी न किसी बिना पर ऐसे लोगों को उठाकर जेल में भेज दिया जाता है या फिर उनको परेशान किया जाता है ताकि वो जितनी सक्रियता से जमीन पर सक्रिय थे तो उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। तो आप सोच सकते हैं कि जो फरिश्ते हैं आपके लिए, जो देवदूत हैं, जो आपकी मुसीबत में आपके लिए काम आ रहे हैं, तो मोदी सरकार उनके साथ क्या कर रही है। किसी न किसी बिना पे, चाहे वो अवैध दवाइयों की बात हो, चाहे अवैध वितरण की बात हो, चाहे लॉकडाउन के उल्लंघन की बात हो, किसी न किसी प्रिटेक्स्ट पर ऐसे लोगों को परेशान करने का कदम उठा रही है मोदी सरकार। और साथ में जो लोग सक्रिय हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। और आम जनता से, जो कि कोरोना से बिल्कुल पस्त हो चुकी है, उस जनता से मोदी सरकार क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि आप पॉजिटिव रहें, यानी कि सकारात्मक रहें। ऐसी बड़ी महामारी के दौरान हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। ऐसा मन की बात में, जो अभी लेटेस्ट मन की बात था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने भी कहा कि महामारी में हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। ठीक कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जी हाँ, हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। लेकिन आज वो परिवार जिनके अपने खो चुके हैं,
जिन लोगों ने ऑक्सीजन और बेड्स की कमी की वजह से अपने ही प्रियजनों को खो दिया है, क्या आज वो मोदी सरकार की पॉजिटिविटी का जो राग उन्होंने छेड़ा है, क्या उसको आज आम जनता क्या स्वीकारेगी? ये प्रोपेगेंडा नहीं तो फिर और क्या है? अब आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने चेतावनी दी थी, विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सारी चेतावनियां धरी की धरी रह गई। मोदी सरकार ने किसी की बात नहीं मानी। और अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक मोदी सरकार सिर्फ एक ही चीज में बिजी थी और वो था चुनाव, सिर्फ चुनाव। तो आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर विपक्षी दल के नेता लोगों की मदद कर देंगे तो लोगों को यह लगने लगेगा कि देखिए बीजेपी के नेता तो जमीन पर काम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों की मदद ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप क्या करें? ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद कर दीजिए या फिर उनको परेशान करिए ताकि उनका मनोबल टूट जाए और आप लोग उनके बीच जो उनकी मदद पहुंच रही है वो ना पहुंच सके और फिर लोग गुनगाते रहेंगे कि देखिए मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। जब हजारों लोग मर गए तब मोदी सरकार ने सुध ली कि उन्हें ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना चाहिए और इतना अनर्थ करने के बाद अब मोदी सरकार पॉजिटिविटी का राग अलाप रही है। और सिर्फ राग ही नहीं अलाप रही है बल्कि सकारात्मक रहने की बिल्कुल एक 3 pronged स्ट्रैटेजी सरकार बना रही है, पार्टी के लेवल पर, आरएसएस के लेवल पर और केंद्र सरकार के लेवल पर। अब आपको बता दें कि पार्टी के लेवल पर अभी जैसे सोनिया गांधी ने जो हाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक बहुत तीखी चिट्ठी लिखी और कहा कि ये सरकार की नाकामियां और उनकी जो विफलता है उसको उजागर करता है। तो उसको लेकर 4 पेज की चिट्ठी बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लिख दी और ये कहते हुए कि देखिए पीएम केयर्स फंड से इतने सारे हमने वेंटिलेटर बांटे थे, हमने सब लोगों को मदद की। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस समय आलोचना सरकार की कर रहे हैं या सरकार की कमियों को या विफलताओं को गिना रहे हैं, ऐसे लोग सरकार को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि जितने भी मंत्रीगण हैं, अगर आप सरकार के लेवल पर देखें तो सारे मंत्री एक ही बात की राग अलाप रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है। विजुअल्स अगर आप पीयूष गोयल के उठा के देख ले, उनकी ट्विटर हैंडल या जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके ट्विटर हैंडल्स आप उठा के देख लीजिए तो सबकी ट्विटर हैंडल पे आपको ऑक्सीजन एक्सप्रेस के विजुअल्स नजर आएंगे और अच्छे लंबे लॉन्ग शॉट्स लिए हुए ऑक्सीजन एक्सप्रेस के विजुअल्स की देखिए कितनी सुंदरता से चल रही है हमारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस और हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और किस तरीके से आउटरीच प्रोग्राम सरकार का चल रहा है। तो इसको कहने में और दिखाने में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको हकीकत बता दें कि जमीनी तौर पर बीजेपी का कोई भी नेता इस समय ना अस्पतालों में दिखता है, ना जो पीड़ित परिवार हैं उनके बीच में दिखता है और अगर जाता भी है तो लोग उसको हूट करके उसके ऊपर चिल्ला के उसको भगा देते हैं। ये असलियत है बीजेपी के नेताओं की। लेकिन आपको बता दें कि इसमें सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि सकारात्मकता की जो राग की बात कही जा रही है उसमें आरएसएस भी पूरी तरह से शामिल है। अब ये बताया जा रहा है कि आरएसएस जितने भी बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, मोटिवेशनल गुरुज हैं, उनको लेकर एक ऑनलाइन इवेंट करेगा जिसका नाम है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, यानी कि मोदी सरकार की बचाव में पार्टी, उनके मंत्री और आरएसएस भी आ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार की आलोचना और आने वाले दिनों में बढ़ जाए। इसलिए एक 3 pronged स्ट्रैटेजी बनाई गई है और ये कहा जा रहा है कि इस महामारी के दौर में सकारात्मक रहना जरूरी है, यानी कि पॉजिटिविटी की जो राग है वो अलापी जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको सरकार से जोड़ना बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मन की बात में कहा था कि हमें समाज में सकारात्मकता को बढ़ाने की जरूरत है और जिस तरीके से इस समय नकारात्मक फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पब्लिक में भी पैनिक क्रिएट कर रही है और लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने में भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप किसी भी बीमारी से जल्दी स्वस्थ होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की इस बात को संघ या जो भी लोग इससे प्रभावित हुए उन्हें लगा कि नहीं इसमें उन्हें स्टेप लेना चाहिए। तो उसी को लेकर संघ ने एक सीरीज भी शुरू करने का प्लान किया था जिसका नाम था सकारात्मकता असीमित हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि जिस तरीके से निगेटिविटी फैला के लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, वैक्सीनेशन नहीं करवाया और इनिशियल स्टेज पे जो वैक्सीन बर्बाद हुई, आज वही लोग
कहीं ना कहीं वैक्सीन की मारामारी क्रिएट कर रहे हैं। आज उन्हीं लोगों को लगता है कि नहीं वैक्सीन हमें बचा सकती है। तो अगर शुरुआत में इन लोगों ने इस तरीके से नेगेटिविटी क्रिएट नहीं की होती तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली और उसकी वजह से उन्हें जान गंवानी पड़ी तो वो भी कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी का कारण रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि देखिए सरकार ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं या हमारी एजेंसियों ने भी जितने स्टेप्स लिए हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं जो भी विश्व स्तरीय मानक हैं उनको ध्यान में रखते हुए लिए हैं और विश्व में हर पटल पर वो चीजें खरी उतरी हैं। इसके बाद सरकार ने कहीं ना कहीं उनको अप्लाई किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार के प्रयासों को पॉजिटिव लेना चाहिए, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो अदर चीजों पर जो सरकार गाइडलाइन जारी करती है उन सब चीजों की बात हो। अब सरकार का जो पर्पज भी है कि कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने के लिए हमें मेडिसिन और जो सुविधाएं हैं उनके अलावा एक मानसिक तौर भी कहीं ना कहीं तौर पर भी कहीं ना कहीं लड़ना है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मकता की बात की थी। लेकिन संदीप जी, एक जो परसेप्शन और भी आ रहा है, आपकी बातें सही है कि भाई एक ऐसे नेगेटिव माहौल में सकारात्मकता को भी बढ़ाना जरूरी है, सरकार की वो भी एक प्राथमिकता है। लेकिन एक दूसरा जो नजरिया लोगों के मन में आ रहा है कि किसी भी तरीके की आलोचना या अगर किसी सरकार की विफलताओं को अगर कोई उजागर करता है या उसकी आलोचना करता है सरकार की, तो उसको बंद कर दिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे पप्पू यादव थे, कल उनको बंद कर दिया गया। दिल्ली में जो दिलीप पांडे हैं उनसे पूछताछ चल रही है क्योंकि ये लोग सब बीच में जाकर और लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो एक ये भी परसेप्शन आ रहा है कि ये सरकार आलोचना नहीं सह सकती। नहीं, देखिए सरकार अगर आलोचना ना सह पाती तो इतने लोग जो खुलेआम सरकार को और प्रधानमंत्री जी को गाली देते रहे, आज तक सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए जो अपराधी है अगर उसके ऊपर एक्शन लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि उसको बचाने की बात हमें करनी चाहिए या हमें उसका पक्ष लेना चाहिए। और आज के दौर में अगर हम आलोचना और विरोध इन दो शब्दों में अगर अंतर ढूंढ लें तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो लोग सरकार को बहाना बना के और सरकार के पीछे छिप के वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, उनकी मंशा जाहिर हो जाएगी। किस तरीके से लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, मैं तो कहता हूं अगर सरकार की इच्छा होती तो उनको भी सरकार जेल में डाल देती, लेकिन सरकार को उनके ऊपर नहीं लगा कि इस तरह की कोई उनकी गलतियां हैं जिनको कहीं ना कहीं उनको जेल में डाला जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपराध किया है तो वो तो जेल में जाएंगे, वो चाहे आजम खां हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे शाहबुद्दीन हो या अतीक अहमद हो। अब आप कहिए कि नहीं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे इसलिए सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। एक काम तो वो समाज के खिलाफ भी कर रहे थे। अब अपने पापों को छिपाने के लिए अगर चार अच्छे काम करने लगे तो उसका मतलब ये नहीं कि उनको उन अच्छाइयों की वजह से उनके पिछले 500 पाप छिपा दिए जाएंगे। पप्पू यादव पूरा देश जानता है कि एक अपराधी रहे हैं और कांग्रेस ने किस तरीके से उनका यूज किया है। तो इसलिए देखिए अगर बिहार सरकार ने एक्शन लिया है तो मुझे लगता है कि उनके कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड को देखती है और उनकी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एक्शन लिया है। देश में और दुनिया में कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है। देश में जब से कोरोना की दूसरी वेव आई है, घबराहट, चिंता, आशंकाएं लगातार बढ़ रही हैं। होनी भी चाहिए। हर दिन करीब 4 लाख नए पॉजिटिव मरीज संख्या जो है इजाफा हो रहा है और करीब 4000 मौतें। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जिस तरह से शमशान और कब्रिस्तानों में जगह नहीं, जिस तरह से नदियों में लाशें बही जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, उससे लगता है कि ये जो तादाद है, ये जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। पिछली पहली वेव के मुकाबले इस बार जो दूसरी लहर है कोरोना की, उससे ज़्यादा संकट बढ़ गया है। लोगों में घबराहट बढ़ी है, लोगों में सांस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर परेशानियां बढ़ रही हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में ना ऑक्सीजन बेड्स हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें काम नहीं कर रही, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है, अपने अपने स्तर पर अलग अलग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। राजनीतिक आरोपों का सिलसिला भी तेजी से चल रहा है। बल्कि ये कहना चाहिए कि जितना काम किया जा रहा है उससे ज़्यादा कोशिश या उससे ज़्यादा ताकत राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगा रहे हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर जिम्मा ठहरा रही हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, वैक्सीन नहीं मिल रहा, तमाम तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, और केंद्र सरकार आरोप लगा रही है राज्य सरकारों पर कि आपके पास टैंकर नहीं है, आपके पास सिलेंडर्स नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है जो वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन असल में इन सब के बीच में मर रहा है आम आदमी, जिसको परेशानी हो रही है, जिसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसे वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे हैं, जिसे रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और दवाएं नहीं मिल रही हैं। केंद्र सरकार को थोड़ी सी घबराहट है। केंद्र सरकार को लग रहा है कि वो लगातार काम कर रही है। जब करीब 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी हो तो उसके बाद भी केंद्र सरकार निशाने पर। आपको याद होगा कि जब पिछले साल
कोरोना की पहली वेव हुई थी, तो जिस तरह से वो संकट निपटा, हालांकि उस समय माइग्रेशन बहुत हुआ था पूरे देश भर से, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, अहमदाबाद से, अलग अलग शहरों से मजदूर जो हैं अपने अपने घरों को वापस गए थे। लेकिन फाइनली जब वेव खत्म हुई तो केंद्र सरकार के सिर पर ऐसा लगा कि जैसे जीत का सहरा बांधा गया। केंद्र सरकार ने इस तरह से जताया कि पूरा मामला उसने जीत लिया है और कोरोना पर हिंदुस्तान को जीत हासिल हुई। लेकिन जब दूसरी वेव आई तो संकट गहरा गया और हमारे जो पूरा सिस्टम था, खासतौर से हेल्थ केयर सिस्टम, उसकी पोल खुल गई। आज छोटे छोटे शहरों की बात छोड़िए, बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में भी ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे, वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हो रहे, दवाएं अवेलेबल नहीं हो रही, ब्लैक में मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। बहुत सारे लोग 1000 रुपये की चीज़ की कीमत 30,000, 40,000, 50,000 रुपये लगा है। इससे लगातार केंद्र सरकार निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी, जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, फिर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा साहब ने भी एक चिट्ठी सोनिया गांधी के जवाब में लिखी है। तो ये लगातार चल रहा है। लेकिन बीजेपी को और खासतौर से जो उसके सहयोगी संगठन है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको लग रहा है कि इससे बीजेपी की इमेज पर असर पड़ रहा है, केंद्र सरकार की इमेज पर असर पड़ रहा है। इसलिए कोशिश की गई कि अब इसको कैसे बदला जाए, इस नेगेटिविटी को कैसे बदला जाए पॉजिटिविटी में। अब आपको एक बात और बता दें कि पिछले ही हफ्ते जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के कुछ ऑफिसर्स थे, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है, और ndtv.com अगर आप खोले और NDTV पे ये खबरें आ रही हैं लगातार कि किस तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स की एक वर्कशॉप हुई थी और उनको ये बताया गया कि आप कम्युनिकेट करिए पॉजिटिविटी को। और उस वर्कशॉप में ये फोकस किया गया कि आप उन्हीं चीजों को हाईलाइट करिए जिसमें कि सरकार की आउटरीच दिखती है, कि सरकार ने लोगों के बीच में जाकर क्या किया। तो ये जो तमाम कोशिशें हैं, इसको लेकर अब राहुल गांधी और प्रशांत किशोर सरकार पर बरस चुके हैं। और राहुल गांधी का अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि उन्होंने क्या कहा है, तो साथ में ये कहा है कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली उन लोगों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है। प्रशांत किशोर ने इस जो पॉजिटिविटी का राग है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। तो आज मोदी सरकार इतना अनर्थ करने के बाद इस पॉजिटिविटी के राग को क्यों अलाप रही है? क्या आज की पब्लिक इतनी बेवकूफ है? क्या आज की पब्लिक को ये नहीं पता है कि आप अगर पॉजिटिविटी की राग को अलापेंगे तो जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है, वो आपकी पोल खोल देगी। उसको समझ में आ गया है कि मोदी सरकार कितनी मददगार साबित हुई है। आज ये तमाम चीजें इन चीजों से खुलकर सामने आती हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो एक सोच है वो भी सामने आती है कि जो लोग इस समय लोगों के बीच में जाकर उनका दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग गुनाहगार हैं, फरिश्ते और देवदूत नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को गुनाहगार साबित कर रही है मोदी सरकार। तो आपको ध्यान होगा कि जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस समय फ्रांस की एक महारानी थी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। और मैरी एंटोनेट ने देखा कि जब वहां के जो किसान हैं उनको खाने के लिए ब्रेड नहीं है, तो मैरी एंटोनेट ने क्या बोला? मैरी एंटोनेट ने ये बोला कि उनको आप जाकर केक खिला दीजिए, यू कैन फीड देम द केक। और केक एक लग्जूरियस आइटम माना जाता है। और तो यही हाल, तो मैरी एंटोनेट का जो पूरा जो तुलना होती है वो ऐसे राजाओं से या ऐसे आला कमान लोगों से होती है जिनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। तो आज जो बीजेपी सरकार है उसके लिए भी मुझे लगता है कि ये मैरी एंटोनेट का ये एक मोमेंट है जिसको लेकर सरकार जमकर लोगों को, आम जनता को बेवकूफ बना रही है, उसके साथ एक भद्दा मजाक कर रही है। अगर ये मजाक नहीं होता तो ऐसी त्रासदी में, ऐसी महामारी में पॉजिटिविटी की राग यानी कि सकारात्मकता की राग बीजेपी सरकार नहीं अलाप रही होती। अब ये जनता को डिसाइड करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत, वो राष्ट्र के नाम संदेश भी देंगे सकारात्मकता को लेकर। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। अभी आपने हाल में देखा है कि व्हाट्सएप पर इस तरीके के ऐसे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि देखिए विपक्षी नेता वो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, उनका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मैसेजेस की बाढ़ लग चुकी है व्हाट्सएप पर। लेकिन ये जनता को तय करना है कि उनके सामने हकीकत है और दूसरी तरफ सरकार का प्रोपेगेंडा है। तो आपको प्रोपेगेंडा के
छलावे में आना है या फिर जमीनी हकीकत देखकर अपने निर्णय को सुदृढ़ करना है। इस पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, सत्य हिंदी को भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। देखते रहिएगा आज का एजेंडा। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।